तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। इतने दिनों से हम लोग बात कर रहे थे मुंबई के अंडरवर्ल्ड की, खास तौर पे पहले एनकाउंटर को लेके और दूसरे एनकाउंटर में को लेके, जिसमें हमने मनिया सुरवे और पोतिया भाई की बात की। आज मैं आपको बहुत अजीबोगरीब किस्सा सुनाने वाला हूँ और ये खबर हमारे महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र ही नहीं, मुंबई से है। मुंबई की वो पुलिस जिसको एक ज़माने में एशिया का स्कॉटलैंड यार्ड कहा जाता था। ईमानदार ऑफिसर हुआ करते थे, मेहनती ऑफिसर थे, इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स थी उनके पास, एक यूनिफॉर्म की इज्जत थी उनके दिल में। इस किस्म का प्रोफेशनल एटीट्यूड था कि ऐसे ऑफिसर महाराष्ट्र में पैदा हुए, महाराष्ट्र में काम किया, जो अपने समय के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यूनियन होम मिनिस्टर, स्टेट होम मिनिस्टर की बात भी नहीं मानते थे अगर वो बात गलत होती थी। रिश्वत लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि उन लोगों ने अपने ज़माने में रिश्वतखोरी को जितनी लगाम दे के रखी, वो शायद इतिहास में ऐसी एग्जाम्पल्स बहुत कम मिलती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, महीनों से ख़ास तौर पे बहुत ही शर्मनाक खबरें मुंबई पुलिस से निकल के आ रही हैं। 2-1 महीने पहले एक पुलिस स्टेशन की महिला इंचार्ज, सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, जो पूरे पुलिस स्टेशन की इंचार्ज थी, उसको 60 लाख रुपए की रिश्वत मांगने, एक्सटॉर्शन मांगने के इल्ज़ाम में सस्पेंड किया गया। उसके पहले का किस्सा तो आपको मालूम है, हमने एक एपिसोड भी किया था, जब एक पूरे ऑर्गेनाइज वे से राज्य का एक होम मिनिस्टर अपने पुलिस कमिश्नर से हर महीने का एक फिक्स अमाउंट मांग रहा था। उसमें होम मिनिस्टर तो अंदर हो गया, लेकिन पुराना पुलिस कमिश्नर का केस अभी तक चल रहा है। उस केस में कुछ और ऑफिसर भी जेल की हवा भुगत रहे हैं। लेकिन कल जो किस्सा सामने आया वो और महाराष्ट्र पुलिस को शर्मनाक करने वाला है। ये किस्सा है एक 2010 के काडर के आईपीएस ऑफिसर सौरभ त्रिपाठी का। सौरभ त्रिपाठी महाराष्ट्र काडर में जब आए तो ट्रेनिंग के बाद उनको डिफरेंट पोस्टिंग मुंबई शहर में ही मिली। कभी डीसीपी ट्रैफिक, कभी दूसरे डिपार्टमेंट करते करते कल 1 महीने तक वो जो हमारा जोन 2 है शहर का, उसके डीसीपी थे। और जोन 2 का डीसीपी लगने के बाद उन्होंने जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से रिश्वत मांगनी, इकट्ठी करनी, एक्सेप्ट करनी और उस रिश्वत के पैसे को अपने गांव उत्तर प्रदेश में भेजने की एक पूरी चेन लड़ी, सबूतों के साथ वो सामने आई है। बड़ी हैरानी होती है ये देख के कि ऐसा काम इतने बड़े ओहदे पे बैठे अधिकारी कर कैसे लेते हैं, कैसे उनकी आत्मा उनको इस बात की इजाज़त देती है कि वो ऐसे काम करें। अब देखिए, ये प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी। उनकी पत्नी जो हैं वो भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं और उसी इलाके में जहाँ पे इनकी पोस्टिंग है, उसी इलाके के एक सरकारी अस्पताल जीटी हॉस्पिटल में काम करती हैं। उनका भी मैं आपको किस्सा है बीच में सुनाऊंगा आज के एपिसोड में। तो जैसे ही ये भाई साहब की पोस्टिंग जोन 2 में होती है तो ये पैसा इकट्ठा करने की, कमाने की फिराक में रहते हैं। शायद उनको लगा होगा कि एमबीबीएस के पेशे में डॉक्टर बन के इतना पैसा नहीं कमा सकेंगे जितना पैसा वो पुलिस की वर्दी पहन के कमा सकते हैं। शायद इसी मंशा से वो शख्स डॉक्टरी छोड़ के आईपीएस ऑफिसर बन गया। मुंबई में एक आंगड़िया प्रथा है। आंगड़िया इस किस्म के वर्कर होते हैं जो कीमती चीज़ें, जिनमें कैश, करेंसी, डायमंड्स, सोना
या और इस किस्म की कीमती वस्तुएं जो होती हैं, प्रेशियस मेटल्स जो होते हैं, उनको अपने मालिकों के मुलाजिम होने के नाते, ये लोग मालिक नहीं होते किसी चीज़ के, उस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक सेफ पहुंचाते हैं। और ये आगड़िया का एक बहुत पुराना जद्दी पुश्ती एक ट्रेडिशनल कित्ता है। हर नए आदमी को आगड़िया कम्युनिटी में शामिल नहीं किया जाता। इनकी एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल एसोसिएशन है जिनका बहुत नज़दीकी तालमेल डायमंड डीलर, सोने के व्यापारी, ज्वेलरी बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनके लोगों के साथ, और जो लोग पैसे में डील करते हैं उनके साथ इनका बहुत पुराने रिश्ते हैं। और ये सब ये कीमती चीज़ें अपनी बॉडी पे लेके जाते हैं। कोई ट्रंक बस्ता या इस किस्म की चीज़ हाथ में नहीं रखते। इनकी शर्ट में पॉकेट्स ऐसी बनी होती हैं कि जो बाहर से दिखाई नहीं देती, और ये कभी अकेले ट्रैवल नहीं करते, ये एक ग्रुप में जाते हैं। और इनको बाकायदा इनके आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिए जाते हैं एसोसिएशन की तरफ से, क्योंकि ये रेगुलर ट्रैवल करते हैं कुछ रूट्स पे, जैसे बॉम्बे टू सूरत, मुंबई टू अहमदाबाद, मुंबई टू बड़ौदा। तो इस किस्म के कुछ ख़ास स्टेशंस हैं जहाँ पे हर गाड़ी में आप समझ लो कि दर्जनों आगड़िया या तो इन शहरों से मुंबई आ रहे होते हैं ट्रेन में, बस में, जो इंटरस्टेट बसेस चलती हैं, तो या यहाँ से जा रहे होते हैं। तो इनके बहुत बड़ी एक ईमानदारी का धंधा है, और एक फैमिली के लोग बाप दादा के ज़माने से उनके वही जो आगे लड़के हैं वो इस धंधे में आते हैं, और जिनकी इतनी जो पीढ़ियाँ हैं, जो इनके ऑफिस हैं मुंबई में, वो इनके बाप दादा के नाम से जाने जाते हैं। तो कुछ लोग अगर कहीं गड़बड़ कर भी देते हैं तो उनका ऐसे तरीके से बहिष्कार होता है कि दोबारा वो धंधे में खड़े नहीं हो सकते। अब क्योंकि ये लोग कीमती सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो इनकी जान को खतरा भी रहता है। बहुत सारा क्राइम पिछले 50 सालों में आंगड़िया लोगों के खिलाफ हुआ। बहुत लोगों को मारा गया, उनका सामान लूटा गया, उनका या कई लोगों के हाथ भी कट गए, कुछ लोगों के जिस्म पे चोटें लगी, कि लोगों को गोलियां मारी गई, लेकिन ये धंधा कभी बंद नहीं हुआ। अब इनके पास से अगर सामान कोई पकड़ा भी जाए तो उसको सिद्ध करने की जिम्मेदारी कि वाइट का है या ब्लैक का है, उसकी रसीद है कि नहीं है, अकाउंटेड फॉर है क्या अनअकाउंटेड फॉर है, वो मालिकों को सिद्ध करना होता है। आंगड़िया को कभी कसूरवार नहीं ठहराया जाता। ये उसी किस्म के लोग हैं जिनको आजकल हम कोरियर सर्विस वाले कह देते हैं। किसी का सामान होता है वो कुरियर कंपनी में देता है और वो हिंदुस्तान में कहीं भी डिलीवर हो जाता है उनकी चेन के थ्रू। तो ये है आंगड़िया का एक कहानी, किस्सा उनका। अब ये डीसीपी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सौरभ त्रिपाठी, इसने उस आंगड़िया एसोसिएशन के अहदेदारों को बुलाया अपने ऑफिस में और उनको कहा कि देखिए, अगर आप मुझे हर महीने 10 लाख रुपया नहीं दोगे तो मैं आपका धंधा बंद करवा दूंगा। मुझे पता है कि इनकम टैक्स के लॉ के नीचे आपको कैसे पकड़ा जाता है। मैं आपकी खबर इनकम टैक्स को दूंगा और उसके बदले में मुझे कुछ इनाम भी मिलेगा, और आपको फंसाना कैसे है, मैं कानून का आदमी हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है। अब आंगड़िया जो हैं बहुत वल्नरेबल कम्युनिटी है। अगर आपका सामान नहीं भी लूटा जाता, आपको फिज़िकल इंजरी हो जाती है तो वो बहुत महंगी पड़ती है। तो ये लोग बहुत डर के काम करते हैं। तो इस शख्स ने उनको डराना शुरू किया, और वो जब डरे बराबर नहीं तो इसके जो मुताहिद थे, इसके नीचे काम करने वाले सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर, जिनमें एक इंस्पेक्टर 3 स्टार इंस्पेक्टर, एक एपीआई असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर जिसका भी 3 स्टार होता है, लेकिन कुछ उनके वो जो साथ में पट्टी लगी होती है उसमें डिफरेंस होता है, और तीसरा एक सब इंस्पेक्टर 2 स्टार वाला। तो ये 3 ऑफिसर के थ्रू इसने आंगड़िया से मनी एक्सटॉर्ट करने का रैकेट शुरू किया।
तो लेकिन अब आंगड़िया लोग 10 लाख रुपया उनको कहाँ से दें हर महीने का? इतना तो उनकी अपनी कमाई नहीं होती। उनको तो कमीशन मिलता है कि जितने का सामान गया उसके हिसाब से कुछ बहुत नॉमिनल कमीशन होता है, वो उनको मिलता है। कुछ सैलरी तो उनको उनके मालिक देते हैं। आंगनिया कंपनी जो है, आंगड़िया कंपनी, वो लेके जाने वाले या पहुंचाने वाले से अपना कमीशन लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो गया और आंगड़िया लोग बहुत परेशान हुए कि इससे कैसे जान छुड़ाई जाए। और कहा ये भी जाता है कि पिछले दिनों में, महीनों में इस शख्स ने उनसे 40 लाख के करीब रुपया एक्सेप्ट भी किया। और देखिए मज़े की बात, इतना डेयरिंग एक पुलिस ऑफिसर, कानून को जानने वाला, उसको ये भी मालूम है कि कानून कैसे तोड़ा जाता है और बचना है तो फंस गए तो बचना कैसे है, लेकिन अपने जाल में कैसे फंसा, ये बड़ी कमाल की बात है। इस शख्स ने हवाला के थ्रू मुंबई से 40 लाख रुपया उत्तर प्रदेश में अपने गांव, अपने एक रिश्तेदार के पास पहुंचाया। अब वो आंगड़िया लोग जब इससे नाराज़ हुए, जिनसे ये पैसा मांगता था हर महीने का 10 लाख रुपया, उन लोगों को इस बात की खबर लगी। उन्होंने पूरी इंक्वायरी की और जिस शख्स ने पैसा भेजा था, वो आंगड़िया तो सबको जानते हैं, हवाला वालों को भी जानते हैं, पुलिस वालों को भी जानते हैं। तो उन्होंने उस हवाला वाले से इस बात करके, जिस शख्स ने उत्तर प्रदेश में वो 40 लाख रुपया हवाला वाले ने इसके घर पे पहुंचाया था, उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। हालांकि ये बातचीत रिकॉर्ड जो है वो एविडेंस में नहीं जाएगी, लेकिन प्रिलिमिनरी जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें कहीं ना कहीं उससे मदद ज़रूर मिलती है। लोगों के नाम मिल जाते हैं, अमाउंट का पता चल जाता है, किस एड्रेस पे वो पैसा भेजा गया वो पता चल गया। खैर, वो पूरी एविडेंस लेके उन लोगों ने बड़ी कॉन्फिडेंशली उस समय के पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले को ये कंप्लेंट दी, पूरा किस्सा डिटेल करके। और उन्होंने, हेमंत नगराले ने, जो उस एरिया के जो एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर दिलीप सावंत हैं, उनको इंक्वायरी दे दिया। उन्होंने अपनी इंक्वायरी में आंगड़िया लोगों की ये शिकायत को जायज़ पाया, सही पाया, और वो शख्स जिसको उत्तर प्रदेश में 40 लाख रुपया मिला था उसको पकड़ के भी लाया गया। जिस हवाला वाले ने पैसा डिलीवर किया था उसको भी लेके आया गया। सबकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई। वो तीनों पुलिस वाले जो IPS सौरभ त्रिपाठी के नीचे काम करते थे, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई और अल्टीमेटली एक केस एक्सटॉर्शन का, जो और बहुत सारी धाराएं हैं उसमें, वो सब उनके खिलाफ LT मार्ग पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया गया। तो वो केस रजिस्टर होते ही तीनों ऑफिसर पकड़े गए, अरेस्ट हुए। अभी तक वो जुडिशियल कस्टडी में हैं, सस्पेंड भी हो गए। लेकिन ये IPS ऑफिसर अंडरग्राउंड हो जाता है। अंडरग्राउंड होने के देखिए उसके पहले मैंने बीच में इनकी बीवी की बात छोड़ी थी, जो इनकी सुपत्नी GT हॉस्पिटल में MBBS डॉक्टर काम करती है। वो 6 महीने हॉस्पिटल नहीं जाती थी, घर बैठ के सैलरी लेने की उसको आदत थी। पुलिस वाले की बीवी है। तो जब वहाँ के डीन ने, हॉस्पिटल के जो डीन होते हैं, उन्होंने उसको सैलरी रोक ली कि आप इतने महीनों से आप ड्यूटी पे नहीं आए, आपको सैलरी नहीं दी जाएगी, तो सौरभ त्रिपाठी यूनिफॉर्म में हॉस्पिटल के डीन के ऑफिस में जाके उसको डरा धमका के अपनी बीवी की सैलरी रिलीज़ करवाता है। वहाँ भी दादागिरी। लेकिन डीन डिडंट टेक इट लाइन डाउन। उसने पूरा किस्सा, पूरी वारदात एक कॉन्फिडेंस लेटर में लिख के मुंबई के पुलिस कमिश्नर, वही मिस्टर हेमंत नगराले, जो थोड़े दिनों तक पहले पुलिस कमिश्नर थे, अभी मिस्टर पांडे, संजय पांडे को कुछ दिनों से CP लगाया हुआ है मुंबई का। तो नगराले साहब ने उस लेटर के ऊपर भी, वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थी उसी फाइल में वो लेटर भी लगा दिया। अब उनकी बीवी की जो शिकायत है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के लेवल पे डील की जा रही है।
और ये शख्स अंडरग्राउंड हो गया। पुलिस के बार बार बुलाने के बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हुआ। नोटिस भेजे गए, इसको बुलाया गया, नौकरी पे नहीं आना, कहाँ है कहाँ नहीं है, मोबाइल फ़ोन बंद करके रख दिए और एक एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन कोर्ट में मूव कर दी कि मुझे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, मुझे अरेस्ट के पहले एंटीसिपेटरी बेल मिलनी चाहिए, जिसका फैसला आना बाकी है आजकल में। तो लेकिन जब ये हाजिर नहीं हुआ तो जो कानून होता है ऑफिशियल, जो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, उसके तहत कल महाराष्ट्र सरकार ने एक 3 पेज का लेटर इशू किया, सस्पेंशन लेटर, जिसमें ये सारी बातें बयान की गई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। कुछ बातें उस लेटर में नहीं हैं और उस लेटर में बाकी इल्ज़ामों के अलावा एक इल्ज़ाम ये भी है कि इस शख्स को ने जो अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर, जूनियर्स के ऊपर जो निगाह रखनी थी, कंट्रोल रखना था, सुपरविज़न रखनी थी, वो रखने के बजाय इस आदमी ने उनको रिश्वत लेने में, रिश्वत मांगने में प्रोत्साहित किया। वो भी एक चार्ज लगा है, डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी। और वह बड़ा अजीब सा चार्ज है। एक शख्स जो खुद ही रिश्वत ले रहा है, वो दूसरों को रिश्वत लेने से कैसे मना करेगा? तो ये उस सस्पेंशन लेटर में मुझे ये एक लाइन जो थी वो बहुत अजीब लगी। वो लेटर मैं आपको इस एपिसोड के साथ, वीडियो के साथ बैकग्राउंड में चलता हुआ दिखाऊंगा। लंबा लेटर आपसे पढ़ा तो नहीं जाएगा, लेकिन ऑथेंटिसिटी के लिए मैं आपको वो लेटर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी 1-2 दिन में उस ऑफिसर का अरेस्ट होने के बाद या उसके हाज़िर होने के बाद इस केस का आगे क्या होता है, वो आपके साथ मैं पूरी इन्फॉर्मेशन फिर किसी दूसरे वीडियो में साझी करूँगा। लेकिन इसके साथ साथ इसका मतलब ये नहीं है कि जितने पुलिस ऑफिसर होते हैं वो करप्ट होते हैं। अच्छे ईमानदार ऑफिसर पहले भी थे, आज भी हैं। उनमें से 2 सीनियर ऑफिसर्स का, जिनमें एक एडिशनल डीजी रैंक का ऑफिसर था और दूसरा उस समय डीआईजी रैंक का ऑफिसर था, उन दोनों के ईमानदारी के किस्से मैं आपको कल सुनाऊंगा। वो ज़रूर आपके सुनने चाहिए आपको, क्योंकि जहाँ गंदगी होती है वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं और अच्छे लोगों की तारीफ भी करनी चाहिए, ताकि उनकी एग्जाम्पल से हमारी आने वाली जनरेशन कुछ सबक ले सके, कुछ सेध ले सके, कुछ सीख सके। तो आज के किस्से में इतना ही। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।